बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी है, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? राष्ट्रपति चुनाव सुर्खियों में है और अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई जो खबर है वो इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी बनने के बाद कमला हैरिस का जो पहला इंटरव्यू है वो सामने आया। हालांकि सभी की नजर जो है डिबेट पर बनी। 10 सितंबर को जो हैरिस और ट्रंप की डिबेट होने वाली है उस डिबेट पर सबकी नजर बनी। बताना चाहूंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहला इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कमला हैरिस ने राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों का बचाव करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर हमले किए और कहा है कि अमेरिकी जो है नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। हालांकि जब कमला हैरिस ने उनकी भारतीय पहचान को लेकर सवाल किया तो वे मौन रही और उन्होंने कहा कि ट्रंप का आरोप है कि आप संयोग से अश्वेत हो गई। तब उन्होंने कहा कि आपकी पहचान पर सवाल उठाए गए थे। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि यह पुरानी घिसी पिटी रणनीति का हिस्सा है और इस विषय में उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप ने पिछले माह आरोप लगाया था कि भारतीय मूल की कमला राजनीतिक फायदे के लिए संयोग से अश्वेत हो गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जिस तरह से ट्रंप कमला हैरिस पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उसी तरह से कमला हैरिस भी ट्रंप को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ बताना चाहूंगा कि 10 सितंबर को जो डिबेट होने वाली है उस पर सबकी नजर बनी है। दूसरी तरफ जिक्र करना चाहूंगा यूक्रेन से जुड़ी हुई जो खबर है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के द्वारा कुछ क्षेत्र में घुसपैठ करने और 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कब्जा करने के बाद रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना ने गाइडेड मिसाइलों से खार्किव शहर के एक 12 मंजिला रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और बच्चों के खेल मैदान को निशाना बनाया। इस हमले में ग्राउंड में खेल रहे एक बच्चे और एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हुई है और 55 से ज्यादा यूक्रेनी घायल हुए। दूसरी तरफ गाजा और इजराइल के युद्ध की बात करूं तो युद्ध विराम के लिए इजराइल अब राजी हो गया है और यहाँ ये अच्छी खबर ये है कि इजराइल ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने और बच्चों को पोलियो टीकाकरण के लिए युद्ध विराम पर सहमति जता दी। WHO ने कहा है कि इजराइल ने अगले 3 दिन तक युद्ध विराम पर रजामंदी जताई है। बताया जा रहा है कि इस टीकाकरण अभियान में 6,40,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला जो इस समय अंधेरे में है, तो लगभग 3 करोड़ लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। कराकास से खबर है, क्योंकि राजधानी कराकास है पूरे देश में बिजली गुल रही है शुक्रवार से और ये इसे बताया जा रहा है कि देश के दुश्मनों की साजिश है। दूसरी तरफ यदि भारत की राजनीति की बात करें तो भारत की राजनीति में बहुत सारी खबरें हैं जो इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज को लेकर के जो माफी मांगी। उन्होंने कहा कि शिवाजी मेरे आराध्य हैं, उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांगता हूँ। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में तेज हवा बारिश से छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा ढहने और इससे आहत लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी। और पालघर जिले में एक सभा में पीएम ने कहा है कि मैं अपने हृदय और के भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं है, ये हमारे देवता हैं और आज मैं उनके चरणों से झुका करके माफी मांगता हूँ, क्योंकि इस मामले को मूर्ति गिरने के मामले को लेकर के पहले ही बहुत सियासत होती थी। प्रधानमंत्री ने सियासत को विराम लगाने के लिए ये बात कही है कि मैं शिवाजी महाराज के चरणों में सर रखकर माफी मांगता हूँ। दूसरी तरफ मणिपुर का जो मामला है, क्योंकि मणिपुर में सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो एन बीरेन सिंह उन्होंने कहा कि 6 महीने में राज्य में पूर्ण तरीके से शांति बहाल हो जाएगी और राज्य में शांति के लिए गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों की भागीदारी जरूरी होगी। मुझे नहीं लगता कि यह समस्या लंबी चलेगी और 5-6 महीने में यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पद छोड़ने की बात पर उन्होंने कहा है कि सवाल ही नहीं उठता है कि मैं इस्तीफा दूं, क्योंकि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। और यहाँ जो मणिपुर में शांति की बात है, तो शांति को लेकर के 6 महीने का समय उन्होंने कहा कि 6 महीने में यहाँ सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी तरफ वक्फ विधेयक संशोधन पर जो सदन में रार चल रही थी, वो रार जेपीसी की बैठक में भी देखी गई, क्योंकि जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ है
और संसद की जो संयुक्त समिति है उसकी बैठक हुई, उसमें तीखा वाद विवाद हुआ। कई ठीक है। सदस्यों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों को का विरोध किया, विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट भी किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति में करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना है। ठीक। क्योंकि इस मामले को लेकर जो था, इसमें जिन चीजों का विरोध था, चाहे वो वक्फ बोर्ड में महिलाओं की सहभागिता को लेकर के हो या 2 पदाधिकारी हिंदू होने की सहभागिता को लेकर के हो, तो अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि जेपीसी अपनी क्या रिपोर्ट देती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिल रहा है कि जिस तरह से एनसीपी ने धमकी दी है कि शिंदे सरकार में तो तानाजी सावंत रहेंगे या फिर एनसीपी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आया हुआ है। और देखा जा रहा है कि तानाजी सावंत ने जो बयान दिया था कि कैबिनेट मीटिंग में जब से अजित पवार के बगल में बैठते हैं तो उल्टी आती है, तो इस बयान को लेकर के जो सियासत में खलबली मची हुई है वो अब बात साफ हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है एनसीपी की अजित पवार की तरफ से कि अब जो गठबंधन है वो उसमें एनसीपी को नहीं चाहते हैं। ठीक है। शरद पवार के जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं क्लाइव कैस्ट्रो, उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि महायुति को अब अजित पवार की जरूरत नहीं है और अजित पवार के जागने का समय आ गया है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एनसीपी अजित पवार गुट के जो प्रवक्ता हैं उमेश पाटिल, उन्होंने कहा कि तानाजी सावंत को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महायुति मंत्रिमंडल में या तो अब तानाजी सावंत बने रहेंगे या फिर एनसीपी रहेगी। इससे पहले एनसीपी के मनोज मिस्त्री ने कहा था कि उनकी आने की समस्या का इलाज जो है केवल अजित पवार ही कर सकते। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि भारत की सियासत में इस बयान को लेकर के काफी कुछ हलचल देखी जा रही है। जी रीति। ठीक है सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कमला हैरिस के इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। जब से उन्हें उम्मीदवार घोषित करा है उनका यह पहला इंटरव्यू है। उन्होंने ट्रंप के बयान को और बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों के बयान को घिसा पिटा बताया है। साथ ही आपने बहुत सी खबरों का जिक्र किया। इसी कड़ी में मैं देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक जो फैसला था राजस्थान परियोजना प्रशासन से जुड़ा हुआ, यानी कि सीपीए से जुड़ा हुआ, उसको बदला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पिछली शिवराज सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए 2022 में शिवराज सिंह चौहान ने जिस राजधानी परियोजना प्रशासन सीपीए को भंग कर दिया था, उसका फिर से गठन होगा। केंद्रीय वन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सीपीए का फिर से गठन करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता करने का अनुरोध किया, ताकि भविष्य में सीपीए भोपाल के विकास में योगदान दे सके। भोपाल में देश में अकेली राजधानी होगी जहां 68 साल बाद सीपीए का गठन होगा। 1 नवंबर 1956 को भोपाल में राजधानी के अनुरूप जो सुविधाएं हैं वो विकसित करने के लिए 1960 में सीपीए का गठन किया गया था। एक समय में पुराने शहर का मेंटेनेंस नगर निगम और नए शहर का मेंटेनेंस सीपीए करता था। बाद में सीपीए पूरे शहर में सरकारी भवन, पार्क और मास्टर प्लान, रोड का निर्माण और रख रखाव करने लगा कि अगस्त 2020 में 21 में माफ कीजिएगा, हालांकि अगस्त 2021 में शहर की सड़कों की खस्ता हालत होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए को बंद करने का फैसला किया था। अगर हम बात करें कि किस तरह से इसका फायदा होगा और किस तरह से इसमें आशंका है, अगर हम बात करें तो सरकारी बजाय सीपीए के में फैसले आसानी से होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रशासन ही अंतिम निर्णय लेते हैं। इसलिए विकास के काम तेजी से होते हैं। किसी भी विकास कार्य में अगर फंड बढ़ाना हो तो सीपीए में मंजूरी प्रक्रिया आसान है। सीपीए में प्रक्रिया भी आसान है। इसमें ई और एससी के स्तर पर ज्यादातर टेंडर मंजूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आशंका की हम बात करें या फिर जिस तरह से सीपीए को बंद किया गया था, इसमें सीपीए में फंड की प्रक्रिया आसान है। यही वजह है कि इसमें भ्रष्टाचार संख्या भी सबसे अधिक है। इसमें वर्क ऑर्डर में संशोधन के लिए उच्च स्तरीय मंजूरी जरूरी नहीं होती। वर्क संशोधन की प्रक्रिया सीपीए में आसान है, यानी इसे कई गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। पिछली बार भी सीपीए में आपत्ति आई कि इसमें नेता अपने निजी काम
करवाते हैं और यही कारण है कि सीपीओ को बंद किया गया था। ठीक है। एक खबर जो है वो जेल सुधार को लेकर है। मध्य प्रदेश में जेल अब सुधार संस्थान और इनके अधिकारी सेवा अधिकारी कहलाएंगे। जेलर बंदियों के लोकल गार्जियन के तौर पर काम करते हुए बंदियों में सुधार, पढ़ाई और आध्यात्मिक विकास की देखरेख करेगा। जेल से छूटने के बाद वे अपराध की दुनिया में वापस ना जाएं, इसके लिए सजा के बाद भी बंदियों की केयर की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एमपी सुधारात्मक एवं बंदी गृह अधिनियम 2024 लागू हो जाएगा। इसके बाद 100 साल पुराना जेल मैनुअल बदल जाएगा। ठीक है। इसे केंद्र सरकार के मॉडल कारागार अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है। केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल और खुली जेल में वो क्रमशः केंद्रीय जेल और सुधार संस्थान, जिला जेल और सुधार संस्थान, उप कारागार और सुधार संस्थान तथा खुला सुधार संस्थान कहा जाएगा। यानी कि अब जेल में इस तरह की जो सुधार की जो चीजें हैं वो आने वाले समय में दिखेंगी। ठीक है। एक खबर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। बीते कल जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में हुआ, जी। राजधानी में 10 दिन के भीतर कांग्रेस का तीसरा प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को 4 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रोज जो चौराहा है भोपाल का जो मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाता है वहां पर सीएम हाउस घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। और इस दरमियान पटवारी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, उनकी पुलिस से झड़प हुई। कई जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और इसको लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपलब्धियों से बौखलाकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में तो कोई भी मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री तत्काल एक्शन लेते हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की बजाय पश्चिम बंगाल में रेप पीड़िता के साथ हुई निर्ममता के लिए आंदोलन करना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, तेलंगाना में महंगाई और कर्नाटक में बढ़ती बेरोजगारी के लिए आंदोलन करना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर भले कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, जिस तरह से सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश के मामले को जो सियासत है, जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस इस समय आक्रामक रुख अपनाए हुए है। आपने तमाम जरूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। इसी कड़ी में देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, मैं आपको बता कि उत्तराखंड के लिए एक राहत भरी खबर है। अब यहाँ पर जो बिजली के जो रेट है वो 8 पैसा 56 पैसा यहाँ अभी तक वसूलती थी सरकार। उसको लेकर के 63 पैसा यूनिट को लेकर के विद्युत नियामक आयोग के सामने एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर अब विद्युत नियामक आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब किसी भी तरह का यूनिट नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे बहुत बड़ी राहत देखे जा सकती है। 993 करोड़ रुपए के सापेक्ष उन्होंने कहा था कि इस तरह की हम यदि वृद्धि कर लेते हैं तो इससे राज्य को फायदा होगा, लेकिन नियामक आयोग ने यह मना कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक शोरूम पर टिहरी की एक न्यूज है। एक शोरूम पर एक नवयुवक आया और उसने हवाई फायरिंग कर दी और लगातार वो हवाई फायरिंग करते रहा। जब वो भागने लगा तो तभी वहां के जो स्टाफ है उसने हिम्मत दिखाई और उसको पकड़ लिया। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ रुड़की में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास, यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं, 2 छात्राएं यहाँ से गायब हो गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ की जो वार्डन है उसको ये बात सुबह में पता लगी, जबकि वो रात्रि में ही गायब बताई जा रही थी। और परिजनों ने वहां पर आया और हंगामा काटा। अभी तक जो छात्राएं हैं उनका कोई सुराग नहीं पता लग रहा है कि वो छात्राएं गई कहाँ पे हैं। ये 10वीं और 9वीं क्लास की छात्राएं हैं, अलग अलग कक्षा की छात्राएं हैं और पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है। तो कल मैं आपको बता दूं कि दून हॉस्पिटल में एक युवक तीसरी मंजिल पर चढ़ गया उसका और वो कूदने का प्रयास करने लगा। जानकारी करने पे पता लगा कि ये युवक इसका एक मोबाइल चोरी हो गया था वहां से, हॉस्पिटल से। तो वो अपने मोबाइल पाने के लिए
लगातार प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से उसका मोबाइल मिल जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अटेंशन देने के लिए वह तीसरी मंजिल पर चढ़ गया और कूदने का प्रयास करने लगा। बड़ी मशक्कत के साथ पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि कल मुख्यमंत्री कुंडा में जाकर के उन्होंने नागराज देवता की वहां पूजा अर्चना की, और साथ ही प्रदेश की जो प्रदेश की कामनाएं की कि वह प्रदेश सफल हो, सच्चल रहे ऐसे में। और साथ ही आपको बता दूं रिद्धि की बागेश्वर में बारिश के साथ ही येलो अलर्ट जारी है। यमुनोत्री हाईवे कई जगह से बंद है और आज संभावना है कि वहां पर ये खुल जाएगा। तो हाईकोर्ट नैनीताल ने जो शिक्षा विभाग है वहां पर ट्रांसजेंडर को लेकर के एक याचिका दायर की थी शिक्षा विभाग ने, उसको कल उन्हें फटकार लगाते हुए उसे नाम परिवर्तन से जो इनकार करने की बात कही थी उसको हटा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए भी यदि वो लिंग की बात है तो उसे एक कॉलम बना करके उन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ खास खबरें थी रिद्धि। ठीक है महेश जी, इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदे जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? आज देश के लिए सबसे बड़ी खबर है छत्तीसगढ़, क्योंकि कल देर रात तक नारायणपुर और कांकेर जो डिस्ट्रिक्ट है सरहद पर हुआ है। ताकि 3 महिला नक्सली और पुलिस ने सुरक्षित एनकाउंटर किया है। काफी समय देर रात तक ये एनकाउंटर चलता रहा। बड़ी अब फोर्स लौटी है अपने ठिकाने पर, अपने बैरकों पर सुरक्षित लौट आई है। ये एक राहत भरी खबर है। और मौके से जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है बड़े पैमाने पर हथियार मिले हैं, नक्सली साहित्य मिला है और बारूद सुरंगें बुझाने का जो सामान होता है मिला हुआ है। ये भी बताना चाहूंगा रिद्धि, ये जो मारी गई महिला नक्सली है ये ज्यादा उम्र की नहीं है, 24 से 28 उम्र की ये महिलाएं हैं और अपने गांव छोड़कर इन्होंने बगावत कर ली थी और हथियार थाम लिया था सरकार के खिलाफ। ये इसलिए गौरतलब है एनकाउंटर, इसको दिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, डीआरजी और एसटीएफ ने अंजाम दिया इस एनकाउंटर को। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है नक्सलियों के लिए ताकि लोग मुख्य धारा में लौट सके। ये हथियार थामी हुई है, ऐसे ही कई जवान भटके हुए युवक हैं जिन्होंने हथियार थाम लिया है। उनके लिए उन्होंने एक सरेंडर पॉलिसी भी अब तौर पे लागू, नवंबर माह में ये पॉलिसी आ जाएगी। इसमें इनको बिजनेस ओरिएंटेड चीजों के लिए अच्छा कारोबार कर सकें, इसके लिए इन्हें फ्री लोन दिया जा रहा है। इनकी पढ़ाई का समुचित सरकार खर्च उठा रही है। फ्री इंटरनेट सुविधा तक इन नौजवानों को मिल रही है। आपने नौजवानों के लिए खोली हुई है, लेकिन अभी भी नक्सली उन्मूलन पर ये बरगला रहे हैं। इनको नक्सली जो है इनको किसी भी तरह से नहीं चाहते कि वो दलम छोड़ें। लिहाजा इस मोर्चे पर सरकार की तारीफ करनी होगी कि उसने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया और लोगों को राह मिलाने की कोशिश की है। एक बड़ी खबर और आ रही है एनएमडीसी से, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका ये बड़ा एनएमडीसी का प्लांट हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा में है और इस पर 16 अरब रुपए का जुर्माना कलेक्टर ने लगाया है। ये भी आपको बताना चाहूंगा रिद्धि, ये देश के बड़े सेक्टर है, नवरत्न कंपनियों में से एक है, चाहे एनएमडीसी हो चाहे सीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है और ये जो नवरत्न कंपनियां हैं इन्हीं के अधिकारी और कर्मचारी कोयले की कालाबाजारी करते हैं। कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है और बीता जो 5 साल रहा है छत्तीसगढ़ जांच चल रही है। 2200 करोड़ का डाला हुआ है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी और कलेक्टर अंदर हैं। तो ये सर को देखना पड़ेगा कि किस बड़े पैमाने पर जो इन बड़े नवरत्न कंपनियों को पट्टे जारी किए गए कोयले, वो क्षमता से ज्यादा खुदाई कर रहे हैं जी। तो इसको भारत सरकार के अलावा पर्यावरण मंत्रालय को भी देखना होगा कि ये 16 अरब का जो जुर्माना लगा है ये वाकई में हैरान करने वाला है और किस तरह अधिकारी गैर जिम्मेदारी पूर्वक कोल खनन कर रहे हैं जिसका पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा, देखने लायक खबर है। इसके अलावा प्रकृति की मार अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चेतावनी दी गई है। जी ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सही कहा और उम्मीद है ऐसे अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही?
रिद्धि, मैं आपको बताऊं कि कल देखिए मैंने एक खबर का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में जो है अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही क्योंकि उम्र कहीं न कहीं आड़े आ गई। लेकिन कल ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। ये पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र बंसल ने सभी को बधाई दी और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण के तहत प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में नई नियुक्ति को अधिसूचना जारी की गई है और इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 और उसके संशोधन अधिनियम 2007 एवं 2014 के अंतर्गत राज्यपाल ने विभिन्न व्यक्तियों को आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नामित किया गया। ठीक है। यह नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। मैं बात करूंगा रिद्धि की G20 रोडका सेफ्टी ऑडिट कराया गया LDA और IT और लोक बंधु चौराहे की होगी रीमॉडलिंग, क्योंकि LDA विषय ने अधिकारियों के साथ में बैठक कर निर्देश दिए और मुख्य चौराहों को LDA कराएगा 14। मैं ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बड़ी खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ने 12.5 लाख रुपए की लूट में उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 3 सिपाही सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा गैंग भारतीय करेंसी को दुबई की करेंसी में चेंज करने के नाम पर ठगी करता है। इसमें सिपाही अनिल, सचिन, संजय सहित मोहतरम, आरिफ, नदीम पकड़े गए। पूरा मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है। मैं ये बता दूं कि बुलंदशहर में दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या कर दी गई और पोतियों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे नकाबपोश बदमाशों ने उनको 4 गोली मारी। और यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। वहां बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे और रास्ते में बाइक से आए 2 नकाबपोश हमलावरों ने रोका और जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक 4 गोली मार दी और 2 सीने में और 2 सिर में और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मैं बता दूं रिद्धि की प्रशिक्षु IS गुंजिता अग्रवाल लखनऊ नगर निगम में प्रभारी अपर नायक बनाई गई। वहीं यूपी पुलिस ने इंस्पेक्टरों को भी पुलिस प्रमोशन मिला है और उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर पदोन्नत पाकर अब पुलिस उपाधीक्षक बनाए गए। वहीं मैं बताऊं कि पूर्व विधायक उदयभान कंवरिया की रिहाई को चुनौती दी गई और समय पूर्व रिहाई आदेश की वैधता को दी गई थी चुनौती। हाईकोर्ट में विधायक बिस्मा यादव ने दाखिल की है याचिका और दया याचिका पर राज्यपाल ने रिहाई का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उदयभान कंवरिया को नोटिस जारी किया था और राज्य सरकार उदयभान कंवरिया से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। वहीं मैं बता दूं कि लखनऊ के जिला अदालत में एक बड़ी घटना है और आरोपी बदमाश ने जानलेवा हमला किया है। कचहरी में बदमाश ने वादी पर हमला किया था और धारदार हथियार और सरिया से हमला किया गया। वादी बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया और जानलेवा हमले में सावेज खान वादी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।